जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी। आज ज्योग्राफी मतलब होता है जियोग्राफी। जियोट से बना है जियोग्राफी। अब जियोट मतलब होता है कौन चीज है? टेढ़। जियोट से बना है जियोग्राफी। अब जियोट मतलब होता है कौन चीज है? टेढ़ अर्थात हमारा पृथ्वी टेढ़ा है। हमारा पृथ्वी जियोड है। जियोड है यार। जियोड से बना है जियोग्राफी। अब जियोड का अर्थ होता है, जैसे कि कोई बताता है कि हमारा पृथ्वी सेब की तरह है, कोई बताता है हमारा पृथ्वी गोलाकार है, परंतु हमारा पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। हमारा पृथ्वी का आकार जियोड है और जियोड से ही बना है जियोग्राफी। अब जियोड मतलब होता है कौन चीज? टेढ़ टाढ़, कहीं उभरा हुआ, कहीं धसा हुआ। जैसे मान लिया जाए हमारा मुंह एक जियोड आकार का है, ना ही गोल है। जैसे कि मान लिया जाए हमारा नाक उठा हुआ है, गाल समतल है, आंख धसा हुआ है, मुंह और धसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी का बनावट है। अब पृथ्वी जैसे कि मान लिया जाए प्रशांत महासागर एकदम धसा हुआ है, सागर धसा हुआ है, हिमालय पर्वत उठा हुआ है, कहीं सवाना घास का मैदान है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं जंगल है। तो इस प्रकार से हमारा पृथ्वी का आकार ही है। तो आप खुद से दिमाग लगा के सोचो कि कैसे हो सकता है हमारा पृथ्वी गोल, कहीं धसा हुआ है तो कहीं उभरा हुआ है। इसलिए हम इसको जियोड बोलते हैं। पृथ्वी का आकार जियोड है और जियोड से बना है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी के भी हम कई अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला भाग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। फिर होता है टोपोग्राफी, जियोलॉजी, उसके बाद ओल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। तो इस प्रकार से जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। तो जियोलॉजी और ओल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी के अलग अलग भागों से हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत जो है एस्ट्रोनॉमी बताता है। इसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोमेट्रिक नहीं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोमेट्रिक हो जाता है ब्यूटी पार्लर का अध्ययन, परंतु कॉस्मोलॉजी मतलब होता है अंतरिक्ष का अध्ययन। अब बात यहाँ दूसरा उठता है कि हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे किसे? तो अंतरिक्ष का अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी रशियन भाषा है और एस्ट्रोनॉमी हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, परंतु रशियन लोग इसे कॉस्मोलॉजी कहता है। अब इस प्रकार से हम लोग अंतरिक्ष के अध्ययन था। ब्रह्मांड में जितने हमें आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं वे आकाशीय पिंड को ही हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड में हमें जितना आकाशीय पिंड दिखाई देता है उस आकाशीय पिंड का अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अब बात आता है इसमें से सबसे पहला प्रश्न, जब हम आकाश में देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में हमें तारा दिखाई देता है। अब तारा दिखाई देता है तो उस तारा कैसे बना, तारा कहाँ से आया, इस बात पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तारा का निर्माण। तो तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। यह निहारिका में आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ जाता है तथा उस घनत्व में आग पकड़ लेता है और यह नाभिकीय संलयन करता है। क्या करता है? नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन, जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ आग उत्पन्न होता है जिससे ताप प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है। तारा हम सबसे पहले किसे कहेंगे? जिसके पास अपना प्रकाश तथा अपना ऊष्मा हो उसे तारा कहेंगे। तो निहारिका के बाद जब तारा निर्माण होता है तो सबसे पहले उसमें आग पकड़ती है और आग के कारण और यहाँ हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होने लगता है और जिसके कारण से तारा के पास अपना ऊष्मा तथा अपना प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अब जब यह तारा बनता है उस समय इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उस समय रंग लाल दिखाई देता है। अब बात आता है यहाँ जब इसका ईंधन जो है हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन करता है तो हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है और हीलियम कितना परसेंट होता है? तो इसमें से हाइड्रोजन 75% होता है और हीलियम 24% होता है। इसके अलावा अन्य गैस 1% होते हैं। अब यह जो तारा का ईंधन है, अब यहाँ एक सवाल उठता, मान लिया हाइड्रोजन और हीलियम है तो क्या तारा गैस फॉर्म में रहता है?
तो गैस फॉर्म में यदि होता तो एक जगह स्थिर कैसे दिखाई देता है, या तो भाग जाना चाहिए, जिधर तिधर छिटा जाना चाहिए, नहीं, परंतु यह जो है इस ताप के कारण एक 6000 डिग्री ताप पर जो गैस अवस्था होता है वह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तारा का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, जिन कारण से एक जगह स्थिर होता है। अब यहाँ यह जो प्लाज्मा अवस्था है यह पदार्थ का चौथा प्रकार है, पदार्थ का चौथा प्रकार है। पांचवा जो सबसे गर्म होता है, उस पदार्थ के पांचवा प्रकार जो होता है बोस-आइंस्टीन, यह सबसे ठंडा होता है। प्लाज्मा सबसे गर्म होता है, बोस-आइंस्टीन सबसे ठंडा होता है। यह पदार्थ के चौथा प्रकार है। जैसे हम लोग पहले पढ़े हुए ठोस द्रव गैस, उसके बाद प्लाज्मा आता है, उसके बाद बोस-आइंस्टीन आता है। परंतु गैस का ईंधन जो है प्लाज्मा फॉर्म में होता है, अर्थात जो अधिक सबसे गर्म होता है, इसका तापमान 6000 डिग्री से भी अधिक होता है। जब किसी तारा का तापमान 6000 डिग्री से प्लस हो जाता है तो सफेद दिखाई देता है, सफेद, तथा लाख में जब इसका तापमान पहुंच जाता है लाख डिग्री सेल्सियस, तो यह नीला दिखाई देता है। नीला कैसा दिखाई देता है? नीला। 6000 डिग्री पर लाल, 6000 डिग्री से अधिक हो जाने के बाद वो सफेद, और लगभग 1 लाख डिग्री से अधिक हो जाने या 1 लाख डिग्री तक पहुंच जाने के बाद वो नीला दिखाई देने लगता है। अब बात आता है कि तारा का जो तारा का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तो तारा का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर, तारा के पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से उसका पृष्ठीय ताप बढ़ता है उस प्रकार से धीरे धीरे तारा का रंग भी परिवर्तन होने लगता है। यह हुआ तारा निर्माण की प्रक्रिया। अब जिस चीज का जन्म हुआ है वह एक न एक दिन मरेगा। इसके बाद वह धीरे धीरे जब तारा का ईंधन कुछ कमी होने लगता है, तारा का ईंधन कम होने लगता है, तो वह लाल दानों में आ जाता है, उसका आकार बड़ा होने लगता है। कारण सिंपल सी बात, जब हमारे घरों के गैस के टंकी में गैस खत्म हो जाती है तो अधिक गैस धधकने लगता है। अब वह ठीक उसी प्रकार से हमारा जो तारा है, हमारा तारा जब तारा आगे चलकर उसका गैस में उसके ईंधन में कमी आने लगती है तो उसका धीरे धीरे आकार भी बड़ा हो जाता है। तो उसी को हम लोग लाल दानव कहते हैं। लाल दानों में ईंधन कम हो जाता है तथा इसका आकार बड़ा हो जाता है। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी तारा है एक न एक दिन उसे लाल दानव तक जाना होगा, और लाल दानव के आने के बाद उसके मरने का दिशा निर्धारित होता है। लाल दानव के बाद यदि छोटे तारे होते हैं तो छोटे तारे श्वेतवामन का निर्माण करते हैं, जिसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म तारा जिसे हम अंतिम बार किसी तारा को चमकते हुए श्वेतवामन में देख सकते हैं, इसलिए श्वेतवामन को ही हम लोग जीवाश्म तारा कहते हैं। और श्वेतवामन के जाने के बाद वह काला वामन का निर्माण करता है, जहां से तारा का चमकना बंद हो जाता है तथा तारा यहाँ काला वामन में जाकर मर जाते हैं। और यह हुआ छोटा तारा। कौन तारा? छोटा तारा का। अब आता है बड़ा तारा किस गति से जाता है? तो बड़ा तारा जो है, तो बड़ा तारा सबसे पहला बड़ा तारा जो है यह श्वेतवामन नहीं बनता है, यह बनता अभिनव तारा। या इसे हम लोग बोलते हैं विस्फोटक तारा। अभिनव तारा या विस्फोटक तारा यह केवल बड़े तारा में होता है। और विस्फोटक तारा बनने के बाद यह भड़क जाता है, अर्थात विस्फोट कर जाता है। विस्फोट करने के बाद कई टुकड़ों में यह बढ़ जाता है, और विस्फोट करने के बाद कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। जो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन जो सबसे बड़ा भाग रहता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं, या विस्फोट होकर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है जो उसका सबसे बड़ा भाग होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन जो ठंडा होने और उसके बाद और इसके कई टुकड़े हैं, एक टुकड़ा पल्सर कहलाता है। पल्सर चमकीला तारा, इसी में चमक पाई जाती है, यह चमकता है, यह कभी कभी चमकते हुए प्रतीत होता है। एक होता है
क्वेसर, क्वेसर में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। पल्सर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है और कभी कभी चमकते हुए प्रतीत होता है। न्यूट्रॉन तारा आगे जाने के बाद वह धीरे धीरे ठंडा होता है। कुछ न्यूट्रॉन तारा, सभी न्यूट्रॉन तारा नहीं, उनमें से कुछ ऐसे न्यूट्रॉन तारा होते हैं जो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सिकुड़ जाता है कि इसका घनत्व, इसका डेंसिटी काफी बढ़ने लगती है। डेंसिटी बढ़ने के कारण इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि जो प्रकाश को जाने नहीं देता है, प्रकाश को रोक देता है, अपने प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है। मान लीजिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसी चीज का घनत्व है तो वह ब्लैक होल। जब इसका घनत्व बढ़ने के बाद यह ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल घनत्व बढ़ने के फलस्वरूप यह ब्लैक होल का निर्माण करता है जिसका एक चम्मच मिट्टी लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। इतना इसका अधिक, मान लिया जाए ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज है तो वह ब्लैक होल है। वह ब्लैक होल है। ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है कि मानो यदि कहीं पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को फाड़ चीर के इधर इस पार से उस पार निकल जाएगा। पृथ्वी को पूरी तरह, पृथ्वी के बगल से यदि पास हो जाए ब्लैक होल तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना खतरनाक होता है कि पृथ्वी को अपने में खींच के सटा के पृथ्वी को फोड़ देगा। इतना खतरनाक होता है ब्लैक होल। अब इन ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे अधिक खतरा जो है वह ब्लैक होल है। जिस चीज से टकराने के बाद उस चीज को पूरी तरह से तबाह कर देता है। मान लिया जाए हमारा पृथ्वी से ही ब्लैक होल टकरा जाए तो पृथ्वी को भी तबाह करके पृथ्वी को भी बर्बाद कर सकता है। अब इस प्रकार से मान लिया जाए लाल दानों में तारा का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। श्वेत वामन को हम लोग कौन तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा। श्वेत वामन के बाद तारा कहाँ चल जाता है, काला वामन में। काला वामन में पूर्णतः तारा मर जाते हैं। लाल दानों के बाद यदि तारा बड़ा होते हैं तो अभिनव तारा बनते हैं। अभिनव तारा को ही हम लोग विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट तारा जब ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के फलस्वरूप वह न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन के साथ पल्सर बनता है तथा क्वेसर बनता है। क्वेसर के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। पल्सर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है। इसके साथ साथ उसके पास चमक होता है, वह कभी कभी चमकता भी है। न्यूट्रॉन तारा, कुछ न्यूट्रॉन तारा जब ठंडा होने के फलस्वरूप उसका घनत्व अधिक बढ़ जाता है तो वह ब्लैक होल का निर्माण करता है। जो ब्लैक होल का निर्माण करता है, ब्लैक होल का घनत्व, ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज वस्तु जो है वह ब्लैक होल है। ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न खड़ा क्या हो गया, छोटा तारा बड़ा तारा। अरे भैया हम पहचानेंगे कैसे कौन तारा छोटा है कौन तारा बड़ा है? तो इसके लिए एक हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर सीमा दिया, जिन्होंने बताया कि छोटा तारा तो कितना छोटा, बड़ा तो कितना बड़ा। तो वह चंद्रशेखर सीमा जो है, चंद्रशेखर सीमा जो है वह यदि सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से यदि बड़ा हो तो वह बड़ा तारा के रास्ता में अर्थात अभिनव तारा बनेगा। और यदि सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 अर्थात 1.5, और 1.4 को हम लोग आराम से 1.5 पढ़ सकते हैं, कारण 44 और 50 के बीच में कितना अंतर है, मात्र 6। तो इस कारण यदि 1.44 सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से अधिक छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनेगा। सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनेगा। सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से अधिक बड़ा हो तो वह अभिनव तारा बनेगा तथा ब्लास्ट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, पल्सर, क्वेसर का निर्माण करेगा। और यदि छोटा हो, सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से अधिक छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारा सूरज किस में मरेगा, या तो अभिनव तारा बनेगा या श्वेत वामन बनेगा। तो हमारा सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य भी एक तारा है और सूर्य तारा है। सूर्य का द्रव्यमान अपना द्रव्यमान से 1.1.5 गुना से बड़ा होता है तब अभिनव तारा बनता है। परंतु सूर्य तो अपने द्रव्यमान अर्थात 1.44 से तो कम होगा, इसलिए सूर्य श्वेत वामन तथा काला वामन में जाके उसका मृत्यु हो जाएगा। हाँ, सूरज एक तारा है। अब सूरज को हम लोग सूरज नाम इसलिए दे दिए क्योंकि हमसे सबसे करीबी तारा सूरज है, और जो हमसे करीबी होता है उसका हमने कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। जिस प्रकार से हमारे परिवार में लोगों अपने परिवार के करीब होने के कारण सबका अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूरज जो सबसे करीबी तारा था वह सूरज सबसे करीबी तारा होने के कारण हम लोगों ने उसे एक अलग से नाम दे दिया, उसे हम लोग सूरज बोलते हैं। तो सूरज भी एक तारा है। अब यहाँ तक हो गया ये तारा का निर्माण की प्रक्रिया। अब तारा के निर्माण की प्रक्रिया के बाद आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। कुछ दिन के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियो